बहुत कमियां ढूंढते हैं दूसरों में लोग, मैं उनसे कहूँ एक मुलाकात आईने के सामने की जाए। नमस्कार साथियों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे थे हिंदी में वाक्य की। हमने साधारण वाक्य की बात कर ली थी। साधारण वाक्य के बाद एक हमें संयुक्त वाक्य पढ़ना है और एक मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य पढ़ना है। मैंने बताया था साधारण वाक्य में कि भैया कर्ता कितने भी हो, क्रिया एक होनी चाहिए। कर्ता अगर ज़्यादा भी है, क्रिया भी ज़्यादा है, तो कर्ता एक ही क्रिया करने चाहिए। मतलब सारे जो कर्ता है वे समान क्रिया करनी चाहिए, तब भी साधारण वाक्य है। और बच्चों, एक से अधिक कर्ता है, एक ही क्रिया कर रहे हैं, तब भी साधारण वाक्य है। समान क्रिया करना और साधारण एक क्रिया करना अलग अलग बात है बच्चों। हमने पहले डिस्कस कर लिया ये। एक पर्सन हमने लास्ट में डिस्कस किया था ये एग्जाम्पल, राम व मोहन पढ़ व लिख रहे हैं। कुछ ऐसा ही एक वाक्य हमने लिया था। और इसमें अगर मैं एक व्यक्ति और जोड़ दूं, बताओ बच्चों यह वाक्य कैसा है। सोहन राम मोहन पढ़ व लिख रहे हैं। हमने बताया था बच्चों कि जब बहुत सारे कर्ता मिलकर एक समान क्रिया करें। बच्चों ये सारे के सारे जो कर्ता हैं वे एक ही समान क्रिया कर रहे हैं, तो बच्चों साधारण वाक्य है इसमें। ये बात हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं एक वाक्य ये लूं, राम पढ़ रहा है। राम पढ़ रहा है, लेकिन इनमें से ही लेते हैं, मोहन खेल रहा है। मोहन खेल रहा है। राम पढ़ रहा है लेकिन मोहन खेल रहा है। यह कैसा वाक्य होगा? देखो बच्चों, अलग कर्ता अलग क्रिया, अलग कर्ता और अलग क्रिया। जब कर्ता अलग अलग क्रिया करें, जब कर्ता अलग अलग क्रिया करें, तो बच्चों उसमें एक वाक्य नहीं रह जाता, बहुत सारे उपवाक्यों से वह बना जाता है। ना इसमें एक विधेय है, ना एक इसमें उद्देश्य है। इसमें बच्चों एक उद्देश्य तो ये हो गया, एक उद्देश्य ये हो गया। मैंने बात करी थी उद्देश्य क्या होता है, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। उद्देश्य क्या है और विधेय क्या होता है। बच्चों कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है, और कर्ता के लिए जो कथन कहा जाए, कर्ता के लिए जो कथन कहा जाए उसे विधेय कहा जाता है। ये उद्देश्य और बच्चों ये विधेय कहलाएगा, ये विधेय कहलाएगा। बच्चों इसमें कर्ता बहुत सारे थे, लेकिन वे सारे मिलकर एक जैसी क्रिया कर रहे थे, एक जैसी पढ़ना लिखना दोनों ये सब कर रहे थे। तो यहां पर एक ही उद्देश्य था, यहां पर एक ही उद्देश्य था, और बच्चों यहां पर एक ही विधेय था। कर्ता के बारे में कहा गया कथन ये विधेय कहलाता है। जब एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो तो साधारण वाक्य है। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है, इसमें साधारण वाक्य है। लेकिन ध्यान से सुनना, इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय, ये एक उद्देश्य और एक विधेय ये जब कर्ता अलग अलग क्रिया कर रहे हो, जब कर्ता अलग अलग क्रिया कर रहे हो तो बच्चों उद्देश्य और विधेय चेंज हो जाते हैं। इसमें देखिए, राम पढ़ रहा है,
यहां लिख दिया मैंने, राम पढ़ रहा है और इधर मोहन खेल रहा है, अलग अलग क्रिया कर रहे हैं। और बच्चों ये दोनों उपवाक्य किससे जुड़े हुए हैं? लेकिन शब्द से। इसे बोलते हैं समुच्चय बोधक चिन्ह। और बच्चों समुच्चय बोधक चिन्ह दो वाक्यों में आता है, संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में। साधारण वाक्य में समुच्चय बोधक चिन्ह नहीं आता। यह एक समुच्चय बोधक चिन्ह है। बच्चों अब देखते हैं इसमें संयुक्त वाक्य होगा या मिश्र वाक्य होगा, क्योंकि इसमें साधारण वाक्य तो नहीं रहा, एक दो उद्देश्य हो गए और दो विधेय हो गए, तो इसमें संयुक्त वाक्य होगा या मिश्र वाक्य होगा? ध्यान से सुनना। अब यह देखा हमने कि यह वाक्य स्वतंत्र है। अगर हम इसको हटा भी दें तो यह लिखा होगा राम पढ़ रहा है, चल जाएगा, हो जाएगा वाक्य। इसको हटा दें, यह वाक्य भी स्वतंत्र है, यह वाक्य भी स्वतंत्र है। मतलब क्या है? ये दोनों उपवाक्य एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। अगर एक दूसरे से स्वतंत्र हो वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होगा और उस पर आश्रित वाक्य होंगे अन्य। एक प्रधान उपवाक्य होगा और उस पर अन्य आश्रित उपवाक्य होंगे। लेकिन यहाँ पर स्वतंत्र उपवाक्य हैं, और स्वतंत्र उपवाक्य किसमें होते हैं बच्चों? संयुक्त वाक्य में। स्वतंत्र उपवाक्य किसमें होते हैं? संयुक्त वाक्य में। मतलब इसमें संयुक्त वाक्य है बच्चों। दो ही उपवाक्य नहीं होंगे, दो से अधिक भी उपवाक्य हो सकते हैं। जैसे मैंने यहां लिख दिया, एक वाक्य लिख रहा हूं मैं यहां पर, राधा नाच रही है। इसी वाक्य में जोड़ रहा हूं इसको। राधा नाच रही है, राम पढ़ रहा है, लेकिन मोहन खेल रहा है। यह वाक्य अपने आप में स्वतंत्र है, यह वाक्य अपने आप में स्वतंत्र है, और यह वाक्य अपने आप में स्वतंत्र है। बच्चों मैं अगर इसमें से यह वाक्य खत्म भी कर दूं तो इन दोनों का अस्तित्व बचा रहेगा। मतलब ये क्या है? स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है। राधा नाच रही है, राम पढ़ रहा है, ये दोनों स्वतंत्र है। फिर इसका औचित्य भी नहीं रहा, राधा नाच रही है और राम पढ़ रहा है, इतना भी वाक्य चल जाएगा, इतना वाक्य भी चल जाएगा। यह संयुक्त वाक्य कहलाएगा। ठीक है, बात करेंगे हम संयुक्त वाक्य की। अब संयुक्त वाक्य का थोड़ा सा और डिटेल लेते हैं। देखिए जरा, मजा आने वाला है पढ़ने में। जितना आप अब तक पढ़ा है आपने, उससे कुछ अलग मिलने वाला है। संयुक्त वाक्य में मैंने बताया बच्चों, एक से अधिक उपवाक्य होंगे, एक से अधिक उपवाक्य होंगे, एक से अधिक उपवाक्य होंगे। किसमें होंगे? संयुक्त वाक्य में। लेकिन एक ही कंडीशन नहीं हुई, ये एक से अधिक उपवाक्य मिश्र वाक्य में भी मिलेंगे। एक से अधिक उपवाक्य होंगे, लेकिन बच्चों वे सारे के सारे साधारण उपवाक्य होंगे। जितने भी आपने उसमें उपवाक्य चुने हैं वे साधारण उपवाक्य होंगे। क्या होंगे साधारण में? साधारण में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, मतलब कर्ता जरूर होता है। बात करते हैं इसकी। ये मैंने लिखा है भैया, उपवाक्य तो एक से अधिक हो गए। जब तक इसमें पूर्ण विराम नहीं लगता, किसी वाक्य में पूर्ण विराम नहीं लगता, तब तक वह वाक्य पूरा नहीं होता। यह वाक्य पूरा कहां हुआ है? यहां पर हुआ है। ठीक है, पूर्ण विराम बाद में लगा है। मतलब ये सब जो जुड़े हुए वाक्य हैं, ये इस वाक्य के उपवाक्य हैं। एक से अधिक उपवाक्य तो हो गए,
फिर दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, साधारण उपवाक्य होने चाहिए। साधारण उपवाक्य में आपको पता है एक तो उद्देश्य होना चाहिए और एक विधेय होना चाहिए। उद्देश्य के लिए कर्ता होना चाहिए, उसमें उद्देश्य के लिए कर्ता होना चाहिए। भैया इसमें कर्ता है, इसमें भी कर्ता है और इसमें भी कर्ता है, मतलब तीनों उपवाक्यों में कर्ता है। ये भी कंडीशन लगने वाली है। फिर कर्ता के साथ में विधेय भी है, ठीक है। सारे उपवाक्य साधारण होने चाहिए। उद्देश्य और विधेय, एक उद्देश्य और एक विधेय मिला तो ये साधारण उपवाक्य है। एक उद्देश्य और एक विधेय मिला, यह भी साधारण उपवाक्य है। एक उद्देश्य और एक विधेय मिला, यह भी साधारण उपवाक्य है। मतलब क्या है, यह एक संयुक्त वाक्य कह सकते हैं हम इसको, लेकिन एक और कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है, सभी उपवाक्य एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे। सभी उपवाक्य स्वतंत्र होंगे। सभी उपवाक्य स्वतंत्र होंगे, वही संयुक्त वाक्य कहलाएगा। ये भी स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है। आप हटा के देख लो, मैंने ये हटा दिया, मान लिया तो राधा नाच रही है, राम पढ़ रहा है, स्वतंत्र है आपस में। अगर मैंने इसको ही हटा दिया, राम पढ़ रहा है, राधा नाच रही है और मोहन खेल रहा है, लेकिन मोहन खेल रहा है, यह भी स्वतंत्र है। ये और ये ले लीजिए, ठीक है। मतलब क्या है, संयुक्त वाक्य की परिभाषा क्या बनेगी, संयुक्त वाक्य में एक से अधिक साधारण उपवाक्य होते हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक साधारण उपवाक्य होते हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाता है। आगे बात करते हैं बच्चों, इसमें एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें मिश्र वाक्य को भी समझाएंगे। मिश्र वाक्य भी आगे आने वाला है। इसके बाद एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है। देखिए जरा, आप पहचान सकते हो या नहीं। इसकी पहचान ये है बच्चों, साधारण उपवाक्य इसमें जरूर होगा। मिश्र वाक्य में साधारण उपवाक्य नहीं मिलता। देखो पहचान, तो मैं पहचान सूचक शब्द भी लिख दूंगा। समुच्चय बोधक चिन्ह कौन से प्रयुक्त किए जाते हैं संयुक्त उपवाक्य में, वे अलग से लिख दूंगा, वो रटने वाली बात होगी। लेकिन अगर समझ में आ गया तो बच्चों रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो जरा, राम ने कहानी सुनाई, राम ने कहानी सुनाई और करण रो पड़ा। राम ने कहानी सुनाई और करण रो पड़ा। देखो, राम ने कहानी सुनाई, एक उपवाक्य, और करण रो पड़ा। और लगते ही जहां पर भी और लग जाएगा और दूसरा उपवाक्य लिखा रहेगा, वह उपवाक्य स्वतंत्र हो जाएगा, यह वाक्य स्वतंत्र हो जाएगा। दोनों स्वतंत्र हो जाते हैं, दोनों उपवाक्य स्वतंत्र हो जाते हैं बच्चों, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। और लगा हो, लेकिन लगा हो, और क्या क्या शब्द लगे हों, ध्यान से सुनना। समुच्चय बोधक चिन्ह कौन कौन से लगे हों, लेकिन, और, व, तथा, एवं, किंतु, परंतु, परंतु, अतः, बल्कि, अपितु, ये सब अगर कहीं पर आपको दिखाई दें, ये सब आपको दिखाई दे तो बच्चों वह संयुक्त वाक्य कहलाएगा। नोट कर लेना इनको। लेकिन इनसे वाक्य जुड़ना चाहिए, कोई संज्ञा नहीं जुड़नी चाहिए। इनसे वाक्य जुड़ना चाहिए, कोई उपवाक्य जुड़ना चाहिए,
ठीक है, जब उपवाक्य जुड़ेगा तभी ये संयुक्त वाक्य कहलाएगा। ठीक है, बात करते हैं हम आगे। मिश्र वाक्य क्या कौन से होते हैं? मिश्र वाक्य में आपको बहुत दिक्कत आती है मिश्र वाक्य में, और कभी कभी साधारण वाक्य में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, और एक बात बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ये योजक चिन्ह आपने पढ़ लिए, ये योजक चिन्ह आपने पढ़ लिए, यही वाक्य लेकर जो हमने अभी लिया था, इसमें एक बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। राधा नाच रही है और राम पढ़ रहा है, और कहीं नहीं लिखा हुआ, इसमें इतना ही लिखा हुआ पर्सन। राधा नाच रही है और राम पढ़ रहा है, और आपने जितने ये योजक चिन्ह लिखे हुए थे, बच्चे इन योजक चिन्हों को रट के चले गए। योजक चिन्ह जितने थे वे रट कर चले गए पेपर में। और बच्चों, इस एग्जाम्पल पर कहीं पर भी योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ, कहीं पर भी योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ। आपने ये योजक चिन्ह आपने पढ़े, योजक शब्द आपने पढ़े, लेकिन योजक शब्द नहीं मिला यहाँ पर। अगर योजक शब्द नहीं मिला तो बच्चों आपके दिमाग में ये संयुक्त वाक्य तो आएगा ही नहीं। संयुक्त वाक्य तो आप बिल्कुल हटा दोगे, और फिर किसी भी भगवान की कसम खा लेना, किसी भी भगवान की कसम खा लेना, पर्सन गलत करके आओगे। बच्चों, कहीं कहीं पर संयुक्त स्वतंत्र वाक्य होते हैं, स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, कहीं कहीं पर किसी वाक्य में स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, लेकिन योजक चिन्ह केवल अल्प विराम लगा दिया जाता है। योजक चिन्ह के स्थान पर अल्प विराम लगा दिया जाए, लेकिन वाक्य स्वतंत्र है तो बच्चों संयुक्त वाक्य होगा। यह अल्प विराम मिश्र वाक्य में भी प्रयुक्त होगा, लेकिन वाक्य स्वतंत्र होने चाहिए, उपवाक्य स्वतंत्र होने चाहिए। ये जो जुड़े हुए उपवाक्य हैं ये एक दूसरे से स्वतंत्र होने चाहिए, तो संयुक्त वाक्य होगा। आई बात समझ में? मतलब क्या है? अल्प विराम भी योजक चिन्ह का प्रयोग या योजक चिन्ह के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। संयुक्त वाक्य इसमें है, ठीक है, जब तक ये स्वतंत्र उपवाक्य हैं। लेकिन अगर इनमें आश्रित उपवाक्य आ जाए तब मिश्रित वाक्य होगा। आश्रित कैसे होंगे वो हम बात करेंगे अब आगे। ठीक है, संयुक्त वाक्य हमारा कंप्लीट। लेकिन जब हमारा इसका टेस्ट चलेगा, टेस्ट सीरीज चलेगी, हमने एक मुहिम चलाई है कि प्रत्येक टॉपिक होगा और उसमें प्रश्न आपको दिए जाएंगे। हिंदी में एक मुहिम है जिसमें आपसे प्रश्न टेस्ट सीरीज कराई जाएगी। ठीक है, बात करते हैं मिश्र वाक्य की। मिश्र वाक्य में है क्या, ध्यान से सुनना। इसमें भी एक से अधिक उपवाक्य होंगे, लेकिन एक प्रधान उपवाक्य होगा और अन्य सारे के सारे उस प्रधान पर आश्रित होंगे। ठीक है, क्या परिभाषा होगी? वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा। ठीक है, शेष अन्य आश्रित उपवाक्य कहलाएंगे। आश्रित उपवाक्य कहलाएंगे। से आश्रित उपवाक्य होंगे। ठीक है, तभी वह मिश्र वाक्य कहलाएगा, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा और शेष अन्य आश्रित उपवाक्य होंगे। एक मैं एग्जाम्पल देखो इस प्रकार समझा रहा हूं, ध्यान सुनना। एक वाक्य मान लिया, ये इसमें
इसमें ये उपवाक्य है, इसमें उपवाक्य पहले वाला ये एक उपवाक्य ये, और बच्चों एक उपवाक्य ये तीन उपवाक्य इसके अंदर हैं। अगर ये तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, इनके बीच में व एवं और लगा हो तो यह संयुक्त में बदल जाएगा। लेकिन बच्चों अगर इसमें एक प्रधान, ये मान लिया पहले वाला ही है, जरूरी नहीं है प्रधान वाक्य उपवाक्य पहले में ही होगा या शुरू में ही होगा, यह प्रधान उपवाक्य मान लिया हमने, और ये सब जो ये शेष बचे हुए हैं ये सारे के सारे आश्रित होंगे किस पर? प्रधान पर, प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होंगे, तभी वह मिश्र वाक्य कहलाएगा या मिश्रित वाक्य कहलाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, ये चीज भी समझ में आ जाएगी। ये प्रधान उपवाक्य और इस पर आश्रित ये, ठीक है। बात करते हैं हम आगे। बच्चों एक एग्जांपल है, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो। आगे भी हो सकते हैं, हिंसा मत करो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, ठीक है, बुरा मत सुनो, ये सब आगे लिखे हुए हैं, बहुत सारे उपवाक्य मान सकते हो आप इसमें। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो, सदा बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो, ऐसे इसमें उपवाक्य हैं। मुझे एक बात बताइए, ये जो वाक्य हैं, ये उपवाक्य कहे किसने हैं? ये किस पर आश्रित हैं? ये किस पर आश्रित हैं बच्चों? इस पर आश्रित है, गांधी जी पर आश्रित है। तो बच्चों ये प्रधान उपवाक्य होगा, और ये सब पूरे के पूरे जितने भी आगे होंगे वे सभी आश्रित उपवाक्य कहलाएंगे, वे सभी आश्रित उपवाक्य होंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, यह प्रधान उपवाक्य कैसे हुआ? भैया इसी ने तो बोले हैं ये सारे वर्ड, यही प्रधान है, और ये किसने कहा है? इस वाक्य ने कहा है, प्रधान उपवाक्य ने कहा है। एक वाक्य और लेते हैं, जरा ध्यान से सुनना। राम ने ऐसी कहानी सुनाई कि, ऐसे लिखना है, सुनाई कि करण रो पड़ा। भैया हमने पहले भी ऐसा वाक्य लिखा है, अगर रूपांतरण करने को आ गया पेपर में तब भी याद रखो, एक मैं वही वाक्य लिख रहा हूं जो हमने पहले लिखा था। राम ने कहानी सुनाई और करण रो पड़ा, उससे कंपेयर करते हैं हम इसको, ध्यान से सुनना। वो मिश्र वाक्य क्यों है और यह संयुक्त वाक्य क्यों है? देखिए बच्चों, राम ने ऐसी कहानी सुनाई कि करण रो पड़ा। इस रोने का जो संबंध है ऐसी कहानी से है, लेकिन यहां पर कुछ नहीं पता कैसी कहानी थी। ठीक है, ध्यान से सुनना और बताता हूं। यहां पर यह वाक्य स्वतंत्र है और यह वाक्य भी स्वतंत्र है, और लगने के कारण दोनों उपवाक्य स्वतंत्र हो जाते हैं। यहां पर
यह उपवाक्य स्वतंत्र नहीं है और यह उपवाक्य भी स्वतंत्र नहीं है। लेकिन देखो एक और बात, यह वाक्य जो है इस पर आश्रित है, यह वाक्य इस पर आश्रित है, मतलब यह प्रधान है। प्रधान उपवाक्य कौन सा होगा बच्चों? ये वाला प्रधान है। ये रोने की जो क्रिया हुई है किस पर आश्रित है? ऐसी कहानी वाले वाक्य पे। ये रोने की जो क्रिया हुई है किसके कारण हुई है? इस वाक्य के कारण हुई है, इसलिए ये प्रधान उपवाक्य होगा और ये आश्रित उपवाक्य होगा। और इसमें आश्रित और स्वतंत्र का मतलब इसमें आश्रित और प्रधान का कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात और सुन लो जरा, इसमें ऐसी कहानी कहीं पर नहीं लिखा था। इसमें लिखा राम ने कहानी सुनाई और करण रो पड़ा, ठीक है। इसमें ऐसी का प्रयोग करना पड़ा, राम ने ऐसी कहानी सुनाई। क्यों करना पड़ा? क्योंकि यह हमें आश्रित उपवाक्य बनाना है। की का प्रयोग करने के लिए इसे प्रधान बनाना है और इसे आश्रित बनाना है। ये कंडीशन है। जब भी अगला उपवाक्य मिश्र वाक्य में कंडीशन आती है और अगला उपवाक्य अपने आप आश्रित हो जाता है प्रधान पर, यह कंडीशन है इसके रोने की, ठीक है। कंडीशन यह है, इसलिए प्रधान ये होगा और उपवाक्य ये हो जाएगा। अब हम बात करेंगे प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य कैसे पहचानोगे आप। अभी तक तो यहां पर दिखाई दी कंडीशन दिखाई दी तो आपने पहचान लिया। दो बातें और बताऊंगा मैं भी, ध्यान से सुनना। गांधी ने कहा सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो। देखिए यहां पर कर्ता है और विधेय है, उद्देश्य है और विधेय है, मतलब ये साधारण वाक्य हो गया। बाकी साधारण वाक्य नहीं है, यहां पर कर्ता नहीं है, यहां पर कर्ता नहीं है, बाकी में साधारण वाक्य नहीं है, साधारण उपवाक्य नहीं है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य तो हो ही नहीं सकता। यह भी एक ट्रिक है मिश्र वाक्य को और संयुक्त वाक्य को पहचानने की। मिश्र वाक्य में अधिकतर साधारण उपवाक्य नहीं मिलते, इसलिए वह मिश्र वाक्य बन जाता है। इसमें भी जब कर्ता ही नहीं है, उद्देश्य ही नहीं है तो यह साधारण उपवाक्य कैसे होंगे? इसलिए इसमें मिश्र वाक्य है। एक और बात, आप उपवाक्य प्रधान को कैसे पहचानोगे, आश्रित को कैसे पहचानोगे? ध्यान से सुनना। जहां पर भी समुच्चय बोधक चिन्ह लगा हो, जहां पर भी समुच्चय बोधक चिन्ह लगा हो, उसके बाद वाला आश्रित वाक्य कहलाएगा और उससे पहले वाला हमेशा प्रधान वाक्य कहलाएगा। यह भी एक ट्रिक है। जहां पर भी समुच्चय बोधक चिन्ह लगा है, उससे पहले वाला प्रधान और उसके बाद वाला आश्रित उपवाक्य। यहां देख लो, जहां पर भी समुच्चय बोधक चिन्ह लगा हुआ है, उससे पहले वाला प्रधान और बाद वाला आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। लेकिन बच्चों अभी और भी बातें ध्यान से सुनना। एक वाक्य ले रहा हूं इसमें, ये वाला, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ध्यान से सुनो बच्चों, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस वाक्य में आप कैसे पहचानोगे कि यह प्रधान उपवाक्य है और आश्रित उपवाक्य कौन सा है? ठीक है, इसमें तो हमने पहचान लिया, बीच में समुच्चय बोधक चिन्ह था, उससे पहले वाला प्रधान, उससे बाद वाला आश्रित उपवाक्य। ठीक है, लेकिन इसमें संयोजक चिन्ह यहां पर भी है और यहां पर भी है, दो चिन्ह आ गए। और या मान लो यही समुच्चय बोधक चिन्ह है, इससे पहले तो कोई वाक्य ही नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे कि प्रधान उपवाक्य क्या होगा? बच्चों जब भी शुरू में ही समुच्चय बोधक चिन्ह आ जाए, शुरू में ही समुच्चय बोधक चिन्ह आ जाए, तो बच्चों हमेशा बाद वाला प्रधान वाक्य होगा, हमेशा बाद वाला प्रधान उपवाक्य होगा। ठीक है,
और वाक्य बताऊंगा मैं ऐसे जिसमें पहचानने में दिक्कत होती है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। बच्चों, उतना मीठा होगा इसमें प्रधान उपवाक्य है, और जितना गुड़ डालोगे यह आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, बात करेंगे हम आगे। अगर जब भी समुच्चय बोधक चिन्ह शुरू में लग जाए तो बाद वाला प्रधान होगा। ठीक है, ये बात याद रखना। हम आगे बढ़ते हैं और इसके मिश्र वाक्य के या मिश्रित वाक्य के जो योजक चिन्ह हैं वे लिख देते हैं सारे, जो आपके काम आएंगे वाक्य पहचानने में, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य पहचानने में। सबसे ज़्यादा तो कंफ्यूजन इनमें ही होता है। कौन कौन से हैं, कौन कौन से योजक चिन्ह हैं या योजक शब्द हैं। ठीक है, देखो जरा, पहला है कि, क्योंकि, कि, क्योंकि हमने लिख दिया। अलग अलग इसलिए लिख रहा हूं बच्चों क्योंकि एक प्रश्न और बनेगा, उसके बारे में डिस्कस करनी है हमें। कौन सा उपवाक्य है, कौन सा मिश्रित वाक्य है। ठीक है, बात करेंगे हम। संज्ञा मिश्र वाक्य है या विशेषण मिश्र वाक्य है, ऐसे ऐसे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, जो जिसका, जिसे, ये जो होंगे ये हमेशा मिश्र वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं। ये हमेशा मिश्र वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं। बात करते हैं हम बच्चों आगे। इसमें जितना, जितना के साथ उतना आता है। ठीक है, इसलिए, जैसे, जो एक और आता है जैसे, जैसे जैसे, फिर आता है ज्यों, और फिर ज्यों ज्यों। जो जो दोनों एक साथ आ जाते हैं कभी कभी। ज्यों के साथ त्यों आएगा, लेकिन ज्यों ज्यों और त्यों त्यों साथ में आएंगे। जैसे जैसे वैसे वैसे साथ में आएंगे। और सुन लो जरा, जो के साथ वह आता है, जितना के साथ उतना आता है, जैसे के साथ वैसे आता है, ज्यों के साथ त्यों आता है, जैसे जैसे वैसे वैसे आएगा, त्यों त्यों इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, जिसे के साथ वह आएगा, जिसका के साथ उसका आ जाएगा, जिसकी उसकी, ऐसे ऐसे आ जाएंगे शब्द। ठीक है, ये सब बच्चों मिश्र वाक्य में आएंगे। और संयुक्त वाक्य में मैंने जोन से लिखवाए हैं, वे भी याद कर लेना, इनसे भी बहुत मदद मिलेगी आपको पहचानने में। ठीक है, लेकिन जो अब मैं बात बताने वाला हूं ध्यान से सुनना। मिश्र वाक्य 3 टाइप के हैं, जो आपने आज तक नहीं पढ़ी होगी चीज, वो मैं बताने वाला हूं अब। ठीक है, ध्यान से सुनना। मिश्र वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक तो बच्चों संज्ञा प्रधान मिश्र वाक्य होगा, एक विशेषण प्रधान मिश्र वाक्य होगा, और एक क्रिया प्रधान मिश्र वाक्य होगा। ये कैसे पहचाने जाएंगे? इन योजक चिन्ह से। इन योजक चिन्ह के द्वारा आप पहचान सकते हो कि इसमें कौन सा मिश्र वाक्य है। संज्ञा प्रधान है जब इसमें की और क्योंकि, इसलिए वगैरह प्रयुक्त होंगे, इसलिए वगैरह प्रयुक्त होंगे।
कि, क्योंकि, इसलिए प्रयुक्त होगा। तो बच्चों यह संज्ञा प्रधान वाक्य है। ध्यान से सुनना अगली बात। अगर ये लिखा हो जो, जिसका, जिसे, तो बच्चों यह विशेषण प्रधान उपवाक्य है। अगर बच्चों ये लिखा हो जितना, जैसे जैसे, ज्यों ज्यों, ये सब क्रिया प्रधान उपवाक्य हैं। ये बात आपको नहीं पता लगेगी, आप इसका भी ध्यान रखना। ठीक है, आई बात समझ में? आज के लिए बस बच्चों इतना ही। कल हम बात करेंगे इसकी टेस्ट सीरीज की, कि हम कैसे पहचानेंगे मिश्र और संयुक्त वाक्य। पहले आप इसके योजक चिन्ह याद करेंगे, और किस में लगता है, वह किस में लगता है, एवं किस में लगता है, या अथवा किस में लगता है, या अथवा, तथा, ये सब संयुक्त वाक्य में लगते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है। और बच्चों मिश्र वाक्य में कौन कौन से लगते हैं, कि, क्योंकि, जो जो वगैरह, ये सब इसमें मिश्र वाक्य में लगते हैं। पहले ये याद करिए, और परिभाषा जो लिखवाई है उससे भी याद कर लीजिए, क्या पता परिभाषा ही पूछ ली जाए। ठीक है। आज की